नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे खान पान की बदलती तस्वीर के प्रश्नोत्तर के बारे में, जिसके रचयिता है प्रयाग शुक्ल जी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले हम देखेंगे पाठ का सार। खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर दिखाई है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये सारे भारत में फैल गए। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति भी सब जगह फैल चुकी है। फास्ट फूड, जिसे तुरंत भोजन कहा जाता है, इसका चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी लोग परिचित हो चुके हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में उपलब्ध है। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की संस्कृति बदल गई है। इससे नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। शहरी व्यंजनों की अपेक्षा स्थानीय व्यंजनों की संख्या में कमी आई है। खान पान की संस्कृति में एक मिश्रित संस्कृति का भी जन्म हुआ है। इसमें कामकाजी महिलाओं को अब व्यंजनों को जल्दी बनाने की अनेक विधियां प्राप्त है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के बीज मिलते हैं। स्थानीय व्यंजन गायब होने लगे हैं। मौसमी सब्जियों के व्यंजन अब नहीं मिलते। उत्तर भारत में प्राप्त होने वाले व्यंजन दुर्गति का शिकार हुए हैं। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही मिलती हैं। यह भी सत्य है कि हमने आधुनिक युग के कारण अनेक स्थानीय चीजों को छोड़ दिया है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता। प्रीति भोजों और पार्टियों में भी स्वाद नहीं होता। ऐसा लगता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति ही विकसित हो रही है। तो यह था पाठ का सार। आइए अब शब्दार्थ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है ढाबा। ढाबा कहते हैं उत्तर भारत की सड़कों के किनारे के होटल्स को। दूसरा शब्द है विज्ञापित। विज्ञापित का अर्थ होता है जिसका विज्ञापन किया गया हो। तीसरा है भोजन विविधता, यानी भोजन के अलग अलग प्रकार का प्रयोग। चौथा शब्द है साहबी ठिकाना। अर्थ होगा इसका समाज के उच्च वर्ग। दोसाध्य का अर्थ होता है बहुत कठिन। भागम भाग कहते हैं भाग दौड़ को। मेवा का अर्थ होता है सूखे फल और मिश्रित का अर्थ होता है मिलावटी तथा निखालिश का अर्थ होता है शुद्ध। भाषा भूषा कहेंगे बोली और पहनावा को। पुनरुद्धार यानी फिर से निर्माण करना, यह पुनः और उद्धार है। एथनिक का अर्थ होता है जातीय या कोई विशेष। प्रचारार्थ दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है, प्रचार और अर्थ। अर्थ होगा इसका प्रचार के लिए। तथा गड्ढमड्ढ यानी सब कुछ मिल जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निबंध से पहला प्रश्न। प्रश्न है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है अनेक प्रकार के व्यंजनों का प्रयोग। जैसे हम अपने घर में इडली, डोसा, समोसा, नूडल्स, रोटी, दाल, साग आदि अनेक प्रकार के व्यंजनों का बनाकर उनका प्रयोग करते हैं। ये व्यंजन उत्तर, दक्षिण, अनेक देश प्रदेश तथा पश्चिमी संस्कृति से मिले जुले होते हैं। इसी कारण इसे खान पान की मिश्रित संस्कृति कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर अब केवल दक्षिण में नहीं सारे भारत में मिलने लगे हैं और उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल गई है। फास्ट फूड का भी चलन बढ़ गया है।
चाइनीज नूडल्स को भी सभी जानने लगे हैं। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से सभी परिचित हो गए हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी देश के कई हिस्सों में मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो भोजन है वह अलग अलग जगहों पर उपलब्ध है। और लेखक इस बात से चिंतित इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग व्यंजन तो हमें मिल जाते हैं लेकिन स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। यानी जब देसी विदेशी व्यंजन बढ़ते जा रहे हैं तो लोकल व्यंजन जो है, स्थानीय व्यंजन जो है, उनमें कमी आई है। यह चिंता का विषय है। यदि वह भी साथ में बढ़ता तो ठीक रहता। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता, लोकेलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ स्थानीय व्यंजनों से है, लोकल व्यंजनों से है। ऐसे स्थानीय व्यंजन हमारी भारतीय संस्कृति का अंग होते हैं तथा स्थान विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। ये पहले सामान्य घरों में उपलब्ध होते थे। आजकल खान पान की बदलती तस्वीर या खान पान में विभिन्न प्रकार के बदलावों के अंतर्गत ये कम होने लगे हैं। अगला प्रश्न निबंध से आगे विभाग से है और प्रश्न है कि घर में बातचीत करके पता करिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती हैं और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? यानी इसमें 3 चीजें बतानी है। पहला ये कि आपके घर में क्या बनता है, दूसरा ये क्या बना बनाया बाजार से आता है, और तीसरा यह कि ऐसी कौन सी बाजार से आने वाली चीज है जो आपके माता पिता के बचपन में घर में ही बन जाया करती थी। तो हम इसका उत्तर अमूमन इसका उत्तर अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, किंतु एक सामान्य उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे घर में दाल, साग, राजमा, कढ़ी, आलू, गोभी, मटर, टमाटर आदि चीजें पकती हैं। नमकीन, बिस्किट, इडली, डोसा, समोसा, पनीर, दही, घी, लस्सी, चाउमीन, जलेबी, बर्फी आदि चीजें बनी बनाई बाजार से आती है। इसमें से बाजार से आने वाली चीजों में से दही, घी, लस्सी, जलेबी, समोसा आदि चीजें माता पिताजी के बचपन में घर में ही बनती थी। अब घर में कोई बनाता नहीं, इसलिए उसे भी बाजार से लेना पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए तथा इनका वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण करना है कि भोजन कौन सा है, कैसे पकाया जाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। और शब्द कौन से दिए गए हैं? उबालना, तलना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कसैला। तो इसमें से उबालना, तलना, भूनना, सेंकना ये पकाने का तरीका है। दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन ये खाद्य पदार्थ है। और खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और कसैला इनका स्वाद है। हमें अलग अलग चीजों को अलग अलग रखना है कि वे पकाए कैसे जाते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है। सबसे पहले हम दाल को लेते हैं तो दाल को पकाने के लिए उबालना पड़ता है और इसका स्वाद नमकीन होता है। भात भी उबालना पड़ता है, यह चावल यही होता है जिसे हम पकाते हैं। चावल पकने के बाद भात हो जाता है और इसका स्वाद जो होता है फीका होता है। रोटी सेकी जाती है, इसका स्वाद भी फीका होता है। पापड़ सेका भी जाता है और तला भी जाता है और इसका स्वाद नमकीन भी होता है और तीखा भी होता है। आलू उबाला जाता है, हालांकि कभी कभी इसे भून कर भी खाया जाता है, किंतु आजकल भूनना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे उबाल कर ही खाते हैं। तो इसका स्वाद फीका भी होता है, किसी किसी आलू का स्वाद हल्का मीठा भी होता है। बैगन भून करके बनाया जाता है और इसका स्वाद कसैला होता है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, 3 शब्द दिए गए हैं, छौं, चावल, कढ़ी, और प्रश्न बताया गया है कि इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों यानी राज्यों में अलग अलग है। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है तथा इन शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। अब पहला शब्द है छौं। छौं कहते हैं कढ़ाई या अन्य पात्र में
पहले तेल या घी गर्म कर लेते हैं, फिर उसमें जीरा, प्याज, धनिया और मिर्च आदि डालकर सब्जी जो बनानी होती है उसमें डाल देते हैं। इसी को छौंक कहते हैं। दूसरा शब्द है चावल। पहले बर्तन में चावल से 1/3 ज्यादा, 1/3 जितना चावल है उसका 1/3 ज्यादा पानी गर्म करते हैं। उसके बाद उसमें चावल धोकर अच्छी तरह साफ करके डाले जाते हैं। चावल को अच्छी तरह तब तक पकाया जाता है कि जब तक वे पूरी तरह से पक न जाए। चावल पकने पर जो अतिरिक्त पानी बचता है उसे निचोड़कर फेंक देते हैं। तीसरा शब्द है कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले लस्सी या दही में आवश्यक सामग्री जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, बेसन सारी चीजें डाली जाती हैं। कढ़ाई तथा अन्य बर्तन में तेल या घी में छौंक लगाकर सारा मिश्रण ये उसी में डाल दिया जाता है और इसको तब तक उबाला जाता है जब तक कि वह पककर तैयार नहीं हो जाता। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 के दशक में खाने पीने में छोले भटूरे खाए जाते थे। सन 70 का दशक यानी 61 से लेकर के 70 तक, 1961 से लेकर 1970 तक इसमें इडली डोसा खाया जाता था। सन 80 का दशक यानी 71, सन 1971 से लेकर के 80 तक तिब्बती या चाइनीज फूड खाए जाते थे। सन 90 का दशक जो आया यानी 1981 से 1990 तक, तो इसमें पिज्जा, पाव भाजी आदि मुख्य भोजन रहे। अब प्रश्न है, इसी प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमको सन 60 के दशक में जाना है तो उस समय लोग कुर्ता, धोती, दुपट्टा, सूट, साड़ी पहनते थे। सन 70 के दशक में कुर्ता पाजामा आ गया। सन 80 के दशक में पैंट और कमीज यानी शर्ट आ गई और सन 90 के दशक में जीन्स आ गई, पैंट आ गया, कोट आ गया, तो लोग जीन्स, पैंट, कोट इत्यादि पहनने लगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची, एक मेन्यू बनाइए। अब इसका उत्तर तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा, लेकिन एक सामान्य उत्तर इस प्रकार हो सकता है जैसे व्यंजन सूची में सबसे पहले हम दाल चावल या छोले चावल या राजमा चावल या कढ़ी चावल या भरमा पराठे या वेज बिरयानी चावल जैसे पदार्थ में रख लेंगे, खाद्य पदार्थ में। दूसरे नंबर पर चाहे तवा रोटी, चाहे मेसी रोटी, तंदूरी रोटी, नान, आलू या दाल की कचौड़ी में से कुछ कर लेंगे। सब्जी में हम साग, आलू, गोभी, शाही पनीर, कड़ाही पनीर, बैगन का भरता, दाल फ्राई कर लेंगे। इसके अलावा हम अतिरिक्त में प्याज, टमाटर, बंद गोभी, मूली का सलाद आदि कर लेंगे। साथ में दही, लस्सी, रायता, पापड़ या अचार में से कुछ कर लेंगे। मिठाई में गाजर का हलवा, खीर या गुलाब जामुन जैसा कुछ रख सकते हैं। तो ये पारंपरिक भोजन हमारे प्रांत का, उमन ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, तो हम इसे इस प्रकार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। यहां 3 प्रश्न दिए गए हैं। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर कक्षा में वाद विवाद करना है। दूसरा प्रश्न है हर शहर कस्बे में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो अपने किसी खास व्यंजन के लिए जानी जाती। आप अपने शहर कस्बे का नक्शा बनाकर उसमें ऐसी सभी जगहों को दर्शाइए। और तीसरा प्रश्न है खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफी पुराना है। आप अपने अनुभव में इस तरह के मिलावट को आपने अपने अनुभव में इस प्रकार की मिलावट को देखा है या किसी फिल्म या अखबारी खबर के हवाले से खान पान में होने वाले मिलावट के नुकसानों पर चर्चा कीजिए। तो अनुमान और कल्पना का यह प्रश्न सबका अपना व्यक्तिगत होगा। फास्ट फूड यानी जो तुरंत भोजन है उसके नफे नुकसान पर कक्षा में चर्चा करनी है।
तो यह एक्टिविटी है जो क्लास में की जाएगी। दूसरा है कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की जो सबसे फेमस खाद्य पदार्थ हैं, तो आपको शहर का अपने नक्शा, एक मिलता जुलता सा नक्शा आप गूगल मैप से देख करके बना सकते हैं, अपने शहर का नाम लिख करके, और उसमें वह बताइए, जैसे हैदराबाद में बिरयानी है, लखनऊ में बिरयानी है, आगरा के पेठे हैं, मथुरा के पेड़े हैं, दिल्ली तो सबसे मिक्स भोजन वाली जगह है। तो इस तरह से जो सबसे विशेष खाद्य पदार्थ है जिसके लिए आपका शहर प्रसिद्ध है, आप उसका नाम लिखिए। और तीसरा है, खान पान के मामले में शुद्धता का मसला काफी पुराना है, यानी खान पान में शुद्धता बड़ी जरूरी है। आप आजकल बहुत सारी जगहों पर इस तरह की बातें देखने और सुनने को पा जाते हैं कि जहां खाने में मिलावट की गई है, तो बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे जो है वो एड्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मिलावट से होने वाले नफे नुकसान के बारे में पता चलेगी। और आप अपने हिसाब से सोचिए कि यदि भोज्य पदार्थों में मिलावट होगी तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से लिखेगा, इसलिए इसका उत्तर यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगला प्रश्न भाषा की बात से है। प्रश्न है, खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान में और शब्द छिपा हुआ है, यानी यहां पर द्वंद्व समास हुआ है। कहा गया है कि जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक, योजक माने जोड़ने वाले शब्द छिपे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करिए और अर्थ समझिए। तो शब्द हैं सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी और घास फूस। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। सीना पिरोना का वाक्य प्रयोग हम कर रहे हैं, लता घर के काम निपटाकर सीने पिरोने में लगी रहती है। दूसरा शब्द है भला बुरा, राम ने श्याम को बहुत भला बुरा कहा। चलना फिरना, चलने फिरने से सेहत ठीक रहती है। लंबा चौड़ा, वाक्य प्रयोग हम इसका करेंगे, पहलवान दारा सिंह एक लंबा चौड़ा आदमी था। कहा सुनी का वाक्य प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, कल एक जरा सी बात पर मेरे दोस्त की मुझसे कहा सुनी हो गई। घास फूस का वाक्य प्रयोग हम ऐसे करेंगे कि सुदामा बहुत गरीब थे, उनका घर घास फूस का बना था। अगला एक प्रश्न और है भाषा की बात में। प्रश्न है कि कई बार एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं, नीचे शुरुआत की गई है उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे किया जा सकता है, तो इसे कक्षा में भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक आध दो मैंने बढ़ा के रखे हुए, आप आगे और बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है इडली, इडली से याद आया कि वो दक्षिण में बनती है। दक्षिण से याद आया कि दक्षिण में केरल है। केरल से याद आया कि केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम से पता चला कि जो ये है ये त्योहार है ओणम। और फिर याद आया कि त्योहार को तो छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन आराम होता है। आराम होता है तो आराम कहाँ करेंगे, पलंग पर करेंगे। पलंग कैसे बनती है, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आता है, पेड़ से। पेड़ जहां होते हैं उसे क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। जंगल में क्या रहते हैं, जानवर। जानवर पालतू होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। तो पालतू कौन सा जानवर होता है, कुत्ता होता है। तो कुत्ता क्या है, वफादार है। इसी तरह वफादार क्या है, इसको ऐसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये थे पाठ के सारे प्रश्नोत्तर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।